नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश कुमार आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल तैयारी जीत की बाई आरके सर में स्वागत करता हूं। दोस्तों आज हम बात करेंगे CRPF HCM और ASI स्टेनो एग्ज़ाम एनालिसिस 2023 की। जी हाँ दोस्तों, 22 फरवरी 2023 को तीनों शिफ्टों का एग्ज़ाम ख़त्म हो चुका है और तीनों शिफ्टों के लगभग सभी क्वेश्चंस मुझे मिल चुके हैं। इस बात पे वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें। जिनका भी एग्ज़ाम्स आने वाले शिफ्टों में है उनके लिए ये वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाली है। बाकी दोस्तों किसी भी शिफ्ट में अगर आपको एग्ज़ाम्स याद है तो आप हमें 8181819473 पे डायरेक्टली क्वेश्चंस भेज सकते हैं या PDF के लिए भी आप हमें जो कि क्वेश्चंस भेज सकते हैं। और दोस्तों इसमें सभी क्वेश्चंस जो है एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ बताया जाएगा। तो जिनका भी एग्ज़ाम्स आने वाली शिफ्टों में है आगामी दिनों में उनके लिए ये वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाली है। तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिए। चलिए यहाँ पे क्वेश्चंस देखते हैं। क्वेश्चन था कि ईसाई धर्म का भारतीय से संबंध कब स्थापित हुआ, यानी भारत में ईसाई धर्म कब आया था, ऐसे करके प्रश्न था। दोस्तों एग्जैक्ट क्या था कमेंट करके बताइएगा। जैसे कि मान्यता है कि भारत में ईसाई धर्म की शुरुआत सबसे पहले जो है केरल के तटीय नगर क्रांगानोर से हुई थी। माना जाता है कि ईसा मसीह के 12 प्रमुख शिष्यों में से एक सेंट थॉमस जो कि 52 ईस्वी में केरल के कोंडुंगलूर आया थे। भारत आने के बाद सेंट थॉमस ने 7 चर्च बनवाए, साथ ही कुछ दूसरे धर्म के लोगों को भी ईसाई धर्म स्वीकार करने के लिए राजी किया था। तो आप कमेंट करके बताइएगा ऑप्शंस क्या थे। एक प्रश्न आया था कि 1000 मेगावाट की बीकानेर सौर ऊर्जा परियोजना की आधारशिला किसने रखी, तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने रखी है। एक प्रश्न आया था दोस्तों कि इंद्रजीत गुप्ता सबसे ज़्यादा बार सांसद किस पार्टी से रहे थे, तो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी यानी CPI के वो सबसे ज़्यादा बार जो कि 11 बार सांसद रह चुके हैं। इंद्रजीत गुप्ता सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले सांसद थे। इनको सदन का पिता के रूप में भी जाना जाता था। एक प्रश्न आया था कि निम्न में से प्रोपेगेंडा संघ से संबंधित क्या नहीं है, इसका ऑप्शंस कमेंट करके आप लोग बताइएगा। एक प्रश्न आया था कि 1962 में भारत का वित्त मंत्री कौन थे, तो मोरारजी देसाई जो कि 1962 से 1969 तक भारत के वित्त मंत्री थे। वहीं बात करते हैं भारत के प्रथम वित्त मंत्री लियाकत अली खान थे जो कि 1946 में थे। एक प्रश्न आया था कि पूजनीय का विलोम शब्द क्या होगा, तो निंदनीय आपका राइट आंसर होगा। निम्न में से वर्तमान काल कौन सा है, इसका ऑप्शंस कमेंट करके बताइएगा। एक प्रश्न आया था कि निम्न में से संदिग्ध वर्तमान काल कौन सा है, तो इसका भी ऑप्शंस कमेंट करके आप लोग बताइएगा। एक प्रश्न आया था कि आमतौर पर लाइफ राफ्ट को फुलाने के लिए किस गैस का उपयोग किया जाता है, तो CO2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। एक प्रश्न आया था कि बिरजू महाराज को किस वर्ष में पद्म विभूषण जो कि दिया गया था, तो 1986 में दिया गया था। ठीक है, 1986 में। वही बताना चाहेंगे कि कथक के दिग्गज पंडित बिरजू महाराज का जनवरी 2022 में निधन हो गया था। बिरजू महाराज कथक नर्तकों के महाराज परिवार के वंशज थे, जिसमें उनके 2 चाचा शंभू महाराज और लच्छू महाराज और उनके पिता और गुरु अचयन महाराज शामिल थे। पंडित बिरजू महाराज एक भारतीय नर्तक, संगीतकार, गायक और भारत में कथक नृत्य के बनारस यानी कालका बिंदादीन घराने के प्रतिवादक थे। उन्हें 1986 में पद्म विभूषण साहित्य प्रदर्शन कला में उनके योगदान के लिए कई पुरस्कारों से सम्मानित किया गया था। 1986 में उनको पद्म विभूषण दिया गया था। ठीक है, पद्म विभूषण 1986 में दिया गया था। कई पुरस्कारों से सम्मानित किया गया था। उनके द्वारा प्राप्त पुरस्कारों में शामिल है जैसे कि 1964 में संगीत नाटक अकादमी का पुरस्कार जीते थे। 1986 में श्री कृष्ण गण सभा द्वारा नृत्य चूड़ामणि पुरस्कार जीता था। 1987 में कालिदास सम्मान जीता था और 2002 में लता मंगेशकर पुरस्कार जीते थे। एक प्रश्न आया था कि 2022 का साहित्य अकादमी पुरस्कार किसे दिया गया है, बद्री नारायण को दिया गया है। बता दें दोस्तों यहाँ पे कि बद्री नारायण को उनके काव्य संग्रह
तुमड़ी के शब्द के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2022 दिया गया है। साहित्य अकादमी पुरस्कार 2022 के लिए हिंदी भाषा में बद्री नारायण द्वारा तुमड़ी के शब्द कविता संग्रह को चयनित किया गया था। एक प्रश्न आया था दोस्तों कि भूटान की सीमा कितने किलोमीटर भारत से लगती है, तो 699 किलोमीटर आपका राइट आंसर हो जाएगा। वही बात करते हैं, भारतीय राज्य पश्चिम बंगाल, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम और असम भूटान के साथ अपनी सीमाएं साझा करते हैं। भूटान साम्राज्य और भारत गणराज्य एक जो कि 699 किमी लंबे क्षेत्रीय सीमा से अलग है। चीन के साथ सीमा पूरी तरह से बंद होने के बाद से भूटान और भारत के बीच की सीमा भूटान तक पहुंचाने वाली एकमात्र पहुंच है। ठीक है, वही बात करते हैं दोस्तों, भारतीय भूटान समूह के लिए द्विपक्षीय सीमा प्रबंधन और सुरक्षा का गठन दोनों देशों के बीच सीमा का सहयोगात्मक आकलन और सुरक्षा करने के लिए किया गया था। 4 भारतीय राज्य जो कि भूटान की सीमा को स्पर्श करते हैं वे निम्नलिखित है: सिक्किम, पश्चिम बंगाल, असम और अरुणाचल प्रदेश, जिनको कि मैंने बता दिया था। एक प्रश्न आया था कि सती प्रथा का अंत किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में हुआ था, तो लॉर्ड विलियम बेंटिंक के कार्यकाल में हुआ था। बात करते हैं दोस्तों लॉर्ड विलियम बेंटिंक के संबंध में कुछ जानकारी। तो बेंटिंक ने 1829 में सती प्रथा को अपराध घोषित करके इसको समाप्त कर दिया गया था। वही बात करते हैं लॉर्ड बेंटिंक जो कि उनका कार्यकाल 1828 से 1834 ईस्वी तक था। भारत में आधुनिक पश्चिमी शिक्षा के पिता के रूप में उसको जाना जाता है। 1829 ईस्वी में सती प्रथा का कानून उन्मूलन उसने ख़त्म कर दिया था। एक प्रश्न था कि एक और यहाँ से बन सकता है, ठगी प्रथा का अंत 1830 में कर्नल स्लीमैन द्वारा नियंत्रित था। ठीक है, मैसूर के राजा को अपदस्थ्य कर उनके प्रदेशों पर कब्जा करना 1831 ईस्वी। वह भारत के पहले गवर्नर जनरल थे। वही बात करते हैं 1835 में कलकत्ता में पहला मेडिकल कॉलेज खोला गया था। रणजीत सिंह के साथ मैत्री संधि जो कि 1831 ईस्वी में उसने किया था। श्रीलंका के खिलाफ हुए सीरीज में विराट कोहली ने रन के मामले में किसका रिकॉर्ड तोड़ा है, तो महिला जयवर्धने का रिकॉर्ड तोड़ के वो 5वें स्थान पे चले गए हैं। एक प्रश्न आया है दोस्तों कि बजट 2022-23, ठीक है यहाँ पे 22 हो जाएगा, 2022-23 के अनुसार कितने किलोमीटर का राष्ट्रीय राजमार्ग नेटवर्क बनाया जाएगा, तो 25,000 किलोमीटर आपका राइट आंसर होगा। न्यूजीलैंड को भारत ने कितने रन से हराकर T20 में सबसे ज़्यादा रन से जीतने का रिकॉर्ड बनाया, तो 168 रनों से भारत ने हराया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन आया था कि सिंगालीला राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों पश्चिम बंगाल। और दोस्तों इससे रिलेटेड कुछ बातें बता देते हैं, जैसे कि सिंगालीला राष्ट्रीय उद्यान पश्चिम बंगाल के किस जिले में स्थित है, तो सिंगालीला रिज एक उत्तर दक्षिण पर्वत रिज है जो उत्तरी पश्चिम बंगाल से चल रहा है। सिंगालीला राष्ट्रीय उद्यान कुंवारी रोडोडेंड्रोन जंगल के साथ एक ऊंचाई वाला पार्क है, जिसे 1986 में एक वन्यजीव अभयारण्य घोषित किया गया था। यह 1992 में एक राष्ट्रीय उद्यान बन गया। इस रिज की 4 सबसे ऊंची चोटियां हैं, जो कि फालूट है जो कि 3600 मीटर, संदकफू जो कि 3636 मीटर, पश्चिम बंगाल में उच्चतम बिंदु ये है डोंगलू जो कि 3036 मीटर है, और साबरग्राम जो कि 3543 मीटर ऊंचा है। ठीक है, तो इसको आप लोग याद रखिएगा। यहाँ पे कुछ अतिरिक्त जानकारी बता देते हैं, जिसकी पश्चिम बंगाल में वन्यजीव अभयारण्यों और राष्ट्रीय उद्यान में जो कि जल्दापारा वन्यजीव अभयारण्य है, बक्सा राष्ट्रीय उद्यान है, गोरुमारा राष्ट्रीय उद्यान, छपरा मारी वन्यजीव अभयारण्य और महानंदा वन्यजीव अभयारण्य शामिल है। तो ये पश्चिम बंगाल के हैं। आगे से पूछेगा तो आप कमेंट करके बताइएगा। ठीक है,
अविनाश सावले किस खेल से संबंधित है? तो जो कि स्टेपल चेज में से संबंधित है। स्टेपल चेज में सिल्वर जीतने वाले यह भारत के पहले व्यक्ति हैं। बात करते हैं दोस्तों, तो इन्होंने राष्ट्रीय रिकॉर्ड यानी NR तोड़ा है, पर टोक्यो में राउंड 1 में 7वें स्थान पर रहे थे। सावले ने मार्च 2021 में पटियाला में फेडरेशन कप में जो कि 8 मिनट 20 सेकेंड और 20 मिली सेकेंड के अपने राष्ट्रीय रिकॉर्ड को बेहतर करते हुए जो कि इतना सेकेंड का समय लिया था। हालांकि वह एक और कठिन रेस में सिर्फ 3 से कम समय लेने के बावजूद फाइनल के लिए क्वालिफाई नहीं कर पाए थे और विफल हो गए थे। तो दोस्तों इनका राइट आंसर हो जाएगा रेसिंग अगर रहा होगा या फिर स्टेपल चेज आप इसको कह सकते हैं। एक प्रश्न अनुच्छेद 19 से रिलेटेड आया था, पूछा गया था कि घूमने की आज़ादी किस अनुच्छेद में है? तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 में वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार है। इससे रिलेटेड सभी चीज़ें आपको बता देते हैं, जैसे कि अनुच्छेद 19 6 मौलिक अधिकारों से संबंधित है, जो कि वाक्य और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार है, शांतिपूर्ण और बिना हथियार के इकट्ठा होने का अधिकार, संस्था या संघ या सहकारिता बनाने का अधिकार, भारत के पूरे क्षेत्र में स्वतंत्र रूप से घूमने का अधिकार। ठीक है, तो ये डी अगर आपका राइट आंसर होगा, अनुच्छेद डी 19D अगर दिया होगा तो 19D जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि घूमने का अधिकार देता है। भारत के राज्य क्षेत्र के किसी भी भाग में निवास करने और बसने का अधिकार, जो कि डी के बाद ई में है। किसी भी पेशे का अभ्यास करना या फिर कोई व्यवसाय धंधा या व्यापार करने का अधिकार भी है, ये अनुच्छेद डी के बाद EF में है। ठीक है, तो आपका अनुच्छेद 19D जो है दोस्तों वो राइट आंसर हो जाएगा, जिसमें घूमने का अधिकार है। ठीक है, यहाँ पे मैं बता देता हूँ मौलिक अधिकारों का वर्णन भारतीय संविधान के अनुच्छेद जो कि 12 से 35 भाग 3 में किया गया है। संपत्ति के अधिकार अनुच्छेद 31 को मौलिक अधिकारों की सूची से हटा दिया गया था। 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 द्वारा इसे संविधान के भाग जो कि यहाँ पे 12th में अधिनियम 301 के तहत एक सामान्य संवैधानिक अधिकार बना दिया गया था। संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32 से 35 में वर्णित है। शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23 से 24 में वर्णित है। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार 25 से 28 में जो कि वर्णित है। मौलिक अधिकार जो केवल नागरिकों के लिए उपलब्ध है, न कि विदेशियों के लिए, अनुच्छेद जो कि 15, 16, 19, 29 और 30 में वर्णित है। ठीक है, एक प्रश्न आया था दोस्तों कि सत्रिया नृत्य किस राज्य का है, या ये आपसे पूछा था किस दिशा में, तो किसके अकॉर्डिंग पूछा था ये कमेंट करके बताइएगा। बाकी सत्रिया नृत्य जो है दोस्तों ये असम का है। सत्रिया नृत्य असम का शास्त्रीय नृत्य जो सत्रिया संस्कृति का प्रतिनिधित्व करता है, जो असम के धार्मिक और सांस्कृतिक ताने बाने का आधार है। यह एक नृत्य नाटक प्रदर्शन कला है जिसकी उत्पत्ति असम के कृष्ण जो कि केंद्रित वैष्णववाद मठों में हुई और इसका श्रेय 15वीं शताब्दी के भक्ति आंदोलन के विद्वान और संत महापुरुष श्रीमंत शंकरदेव को दिया जाता है। नृत्य इतिहासकार डॉक्टर सुनील कोठारी को हाल ही में सत्रिया नृत्य को लोकप्रिय बनाने के लिए असम सरकार द्वारा महादेव पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। सत्रिया नृत्य को संगीत नाटक अकादमी द्वारा वर्ष 2000 में शास्त्रीय नृत्य का दर्जा प्राप्त हुआ था। ठीक है, एक प्रश्न आया था कि 2011 की जनगणना के अनुसार ST कैटेगरी के कितने प्रतिशत जनसंख्या थी, तो 8.6% की जनसंख्या थी। एक प्रश्न और आया था दोस्तों कि 2011 के अनुसार सबसे कम जनसंख्या किस राज्य की थी, तो बात करते हैं 2011 की जनगणना के अनुसार सिक्किम भारत में सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य था। जनगणना 2011 के अनुसार आंकड़ों के अनुसार राष्ट्र की जनसंख्या जो थी दोस्तों ये थी 1210.19 मिलियन थी, जिसे कि 623.7 मिलियन जो कि 51.54% पुरुष और दोस्तों यहाँ पे 48.46% महिलाएं थी। उत्तर प्रदेश भारत में सबसे अधिक आबादी वाला राज्य था। इसकी आबादी जो कि ब्राज़ील की आबादी से भी अधिक था। इम्पोर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं दोस्तों, यहाँ पे 2011 के जनगणना के जो कि आधार पर मुख्य बिंदु निम्न है, जैसे कि सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य जो कि बिहार है, सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य अरुणाचल प्रदेश है, उच्चतम जनसंख्या वाला राज्य
जो कि उत्तर प्रदेश है। सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य सिक्किम है। उच्चतम लिंगानुपात वाला राज्य जो कि केरल है। सबसे कम लिंगानुपात वाला राज्य जो कि हरियाणा है। उच्चतम साक्षरता दर वाला राज्य जो कि बिहार है। न्यूनतम साक्षरता दर वाला जो कि राज्य उच्चतम साक्षरता दर वाला राज्य जो कि केरल है दोस्तों, और न्यूनतम साक्षरता दर यानी सबसे कम वाला जो है वो बिहार है। इसको याद रखिएगा। एक प्रश्न आया था दोस्तों को, शेख मोइनुद्दीन चिश्ती की जीवनी किस बादशाह की लड़की ने लिखी थी? तो शाहजहां की लड़की ने लिखी थी, तो शाहजहां आपका राइट आंसर हो जाएगा। वो जो लिखी थी उसका नाम था मुनिस अल अरवा। और दोस्तों जहां आरा बेगम साहिब उस लड़की का नाम था, वह शाहजहां और मुमताज़ महल की सबसे बड़ी बेटी थी। अपने भाई द्वारा सिखों के साथ वह मुल्ला शाह बदसखी की शिष्या थी, जिन्होंने उन्हें 1641 में कादरिया सूफी आदेश में दीक्षा दी थी। जहां आरा बेगम ने सूफी मार्ग पर ऐसी प्रगति की कि मुल्ला शाह ने उन्हें जो कि कदरिया में अपना उत्तराधिकारी नामित किया था, लेकिन आदेश के नियमों ने इसकी अनुमति नहीं दी। उन्होंने चिश्तिया आदेश के संस्थापक मोइनुद्दीन चिश्ती की जीवनी लिखी थी, जिसका शीर्षक मुनिस अल अरवा था। साथ ही मुल्ला शाह की जीवनी जिसका शीर्षक रिसाला ए साहिबिया या था, जिसमें उन्होंने उनके द्वारा दीक्षा का भी वर्णन किया था। अतः जो कि यहाँ पे दिया था दोस्तों। बात करते हैं यहाँ पे इनसे रिलेटेड कुछ और बातें, जो कि दोस्तों एक यहाँ पे और इससे रिलेटेड बातें आया था, पूछ सकता है आपके एग्जाम से। देखिए मोइनुद्दीन चिश्ती की उनकी जीवनी अपने निर्णय और साहित्य गुणवत्ता के लिए अत्यधिक मानी जाती है। इसमें उन्होंने उन्हें उनकी मृत्यु के 4 शताब्दियों बाद आध्यात्मिक रूप से दीक्षा देने के रूप में माना। अजमेर की तीर्थ यात्रा का वर्णन किया गया और एक सूफी महिला के रूप में अपना व्यवसाय को दर्शाने के लिए खुद को एक फ़कीर के रूप में बताया है। वहीं बात करते हैं दोस्तों जो कि कुछ और लिखी हुई पुस्तकें, जैसे कि नियाजुमुद्दीन औलिया जो कि फावेद अल फुद के लेखक हैं। सैयद मोहम्मद मुबारक अलविक द्वारा सियार उल औलिया लिखा गया है। दुर्गा कुली खान द्वारा मुरक्का ए दहली लिखा गया है। एक प्रश्न आता है दोस्तों कि 2021-22 में भारत की जीडीपी किस स्थान पर थी? तो भारत की जीडीपी जो थी दोस्तों वो 5वें पैगाम पर चली गई थी। एक प्रश्न आता है कि धौलावीरा किस राज्य में स्थित है? तो ये गुजरात राज्य में स्थित है दोस्तों। वही बात करते हैं दोस्तों, तो धौलावीरा एक पुरातात्विक स्थल सिंधु घाटी सभ्यता के काल से जुड़ा हुआ है। धौलावीरा पश्चिम भारत के गुजरात राज्य में कच्छ जिले के भचाऊ तालुका में खादीर बेट में एक पुरातात्विक स्थल है, जिसने इसका नाम जो कि आधुनिक गांव से 1 किलोमीटर दक्षिण में रखा था। यह गांव राधनपुर, ठीक है, राधनपुर से 165 किमी दूर है। स्थानीय रूप से कोटरा डिब्बा के रूप में भी जाना जाता है। इस स्थल में एक प्राचीन सिंधु घाटी सभ्यता हड़प्पा शहर के जो कि खंडहर है। धौलावीरा का स्थान कर्क रेखा पर भी स्थित है। ठीक है, वहीं बात करते हैं दोस्तों, धौलावीरा स्थल की खोज 1967-68 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण यानी ASI के JP जोशी ने की थी, और यह 8 प्रमुख हड़प्पा स्थलों में से 5वां सबसे बड़ा स्थल है। अब तक खोजे गए अन्य प्रमुख हड़प्पा स्थलों में हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, गनेरीवाला, राखीगढ़, कालीबंगन, रूपनगर और लोथल शामिल है। वही बात करते हैं, एक प्रश्न आया था कि जल में तैरने के लिए किस गैस का प्रयोग किया जाता है? तो हीलियम और ऑक्सीजन के मिश्रण का प्रयोग किया जाता है दोस्तों। राम मंदिर के फैसले के दौरान 9 मुख्य न्यायाधीशों में मुस्लिम न्यायाधीश कौन था? जस्टिस S अब्दुल नजीर। जो कि क्वेश्चन आया था दोस्तों कि कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो अगर संख्या पूछा गया होगा तो 8 राज्य आपका राइट आंसर होगा। बात करते हैं दोस्तों, तो स्थलीय भूमध्य रेखा के लगभग जो है 23.5 पॉइंट जो कि 23 डिग्री से 27 नॉर्थ अक्षांश को कर्क रेखा कहा जाता है। 17 देश जो कि इसमें आते हैं ताइवान सहित, जहां से होकर कर्क रेखा गुजरती है। कर्क रेखा भारत से होकर जाने वाला एकमात्र अक्षांश मार्ग है। कर्क रेखा 8 भारतीय राज्यों से होकर गुजरती है, जिसमें कौन कौन से राज्य हैं आपके पूछ सकते हैं। तो गुजरात है, राजस्थान है, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम आपका शामिल है।
वहीं बात करते हैं दोस्तों कि माही नदी भारत की एकमात्र नदी है जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है। इस बात को याद रखिएगा। भोपाल मध्य प्रदेश की राजधानी और गांधीनगर गुजरात की राजधानी भी कर्क रेखा के काफ़ी करीब स्थित है। 17 देशों में 3 महाद्वीपों 6 जल निकायों के माध्य से कर्क रेखा गुजरती है। ठीक है। एक प्रश्न आया था दोस्तों कि शेरशाह सूरी ने बिहार और उत्तर प्रदेश में किस वंश की स्थापना की थी? तो सूरी वंश की स्थापना उसने की थी। एक प्रश्न आया था कि श्रीलंका के खिलाफ विराट कोहली ने किस खिलाड़ी का रिकॉर्ड तोड़ा था? तो दोस्तों विराट कोहली ने कई खिलाड़ियों का रिकॉर्ड तोड़ा था, लेकिन एक बच्चे ने पूछा था कि श्रीलंका के खिलाफ सबसे अधिक विराट कोहली ने किस खिलाड़ी का रिकॉर्ड तोड़ा था? तो आपका राइट आंसर होगा सचिन तेंदुलकर। बाकी आप वीडियो में आपके ऑप्शंस में क्या थे कमेंट करके बताइएगा। वही बात करते हैं दोस्तों, तो भारतीय ज़मीन पर सबसे अधिक 21 शतक लगाने वाले वो खिलाड़ी बने हैं। ठीक है। इससे पहले ये रिकॉर्ड इन्होंने जो कि सचिन तेंदुलकर का तोड़ा है। एक टीम के खिलाफ क्रिकेट में सबसे जो कि अधिक शतक लगाने का रिकॉर्ड सचिन तेंदुलकर का था, उसको भी इन्होंने तोड़ दिया है। कोहली ने 10 शतक लगाए जबकि सचिन तेंदुलकर ने केवल 9 शतक ही लगाए हैं। विराट कोहली को सबसे ज़्यादा वनडे में रन बनाने वाले महिला जयवर्धने को पीछे छोड़ा है, यानी श्रीलंका के एकमात्र खिलाड़ी को उन्होंने पीछे छोड़ा है। अब टॉप 5 बात करते हैं सबसे अधिक वनडे में रन बनाने वाले खिलाड़ी। तो सचिन तेंदुलकर जो कि 18,426 रन, कुमार संगकारा जो कि श्रीलंका के हैं, इन्होंने 14,234 रन बनाए हैं। रिकी पोंटिंग जो कि ऑस्ट्रेलिया के हैं, 13,704 रन बनाए हैं। सनत जयसूर्या जो कि श्रीलंका के खिलाड़ी हैं, 13,430 रन बनाए हैं। वहीं 5वें नंबर पे विराट कोहली आ गए हैं। विराट कोहली जो कि 12,754 रन अब तक बना चुके हैं, जो कि महिला जयवर्धने को हटा दिए हैं। 2023 में भारत ने वनडे क्रिकेट में सबसे अधिक रन से किस टीम को हराया था? तो उन्होंने श्रीलंका को हराया था। या पूछा था कि कितने रनों से सबसे अधिक कितने रनों से हराया था? तो 317 रनों से हराया था। बात करते हैं दोस्तों, श्रीलंका को भारतीय क्रिकेट टीम ने 317 रन से हराकर वनडे क्रिकेट के इतिहास में सबसे अधिक अंतर से हराने वाली टीम बन गई है। तो इसको याद रखिएगा। चुनाव आयोग किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 324 आपका राइट आंसर हो जाएगा। एक प्रश्न आया था कि जाट जट्टी नृत्य किस राज्य का है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा बिहार। बात करते हैं दोस्तों, जाट जट्टिन उत्तर बिहार का सबसे लोकप्रिय लोक नृत्य है, खासकर जो कि मिथिला और कोसी क्षेत्र में। यह पुरुषों और महिलाओं की एक जोड़ी द्वारा किया जाता है। जाट जट्टी महिलाओं का नृत्य है और मानसून के दौरान चांदनी रात में किया जाता है। बड़ी हुई लड़कियां और युवा गृहिणी आंगन में इकट्ठा होती हैं और ढोल के साथ आधी रात से सूर्योदय तक नृत्य करती हैं। आजीविका कमाने के लिए मनुष्य दूर दूर के स्थानों पर जाता है। जाट जतिन अपने पति के साथ जो कि उसी प्रवासी पति का लोक नृत्य होता है। एक बात करते हैं दोस्तों यहाँ पे कि गरीबी और दुख के अलावा यह नृत्य मीठे और कोमल झगड़े के इंद्रधनुष के साथ साथ पति और पत्नी के बीच कुछ शिकायतों को भी दर्शाता है। लोक नृत्य मुस्कान के साथ जीवन की बाधाओं को शांत करने के लिए मौक जो कि करता है। इस नृत्य के माध्यम से विभिन्न सामाजिक रूप से संबंधित विषयों जैसे कि गरीबी, दुख, प्रेम, प्रेमियों या पति और पत्नी के बीच तर्क भी लागू होते हैं। कुछ संस्करणों में कलाकार एक वास्तविक तस्वीर जोड़ने के लिए मास्क पहनते हैं। कुछ एडिशनल जो कि इन्फॉर्मेशन है बता देते हैं। बिहार में कुछ प्रसिद्ध लोक नृत्य करते हैं जैसे कि झिंझिया नृत्य, कजरी नृत्य, सोहर, खिलौना नृत्य, होली नृत्य, झुमरी नृत्य और लौंडा नृत्य। ये सभी क्या है? बिहार के लोक नृत्य हैं। मौलिक अधिकार कहाँ से लिया गया? तो ये संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया था। मौलिक अधिकार के बारे में बात करते हैं दोस्तों, कुछ इंपॉर्टेंट बता देते हैं। जैसे कि मौलिक अधिकारों का वर्णन भारतीय संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 में लिया गया है। संपत्ति के अधिकार अनुच्छेद 31 को 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 द्वारा मौलिक अधिकार की सूची से हटा दिया गया है। 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 द्वारा इसे संविधान के भाग जो कि 12 में अधिनियमित जो कि 301 के तहत अनुच्छेद 301 के तहत एक सामान्य संवैधानिक अधिकार बना दिया गया। मौलिक अधिकारों का प्रावधान संयुक्त राज्य अमेरिका के
जो कि संविधान से लिया गया था, यही आपसे पूछा था। यहाँ पे बात करते हैं कुछ मौलिक अधिकार कौन कौन से हैं, तो जैसे कि समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18 तक है। स्वतंत्रता का अधिकार जो कि अनुच्छेद 19 से 22 तक है। शोषण के विरुद्ध अधिकार 1923 से 24 तक है। धर्म की स्वतंत्रता का जो कि अधिकार अनुच्छेद 25 से 28 तक। संस्कृति और शैक्षिक अधिकार जो कि 29 से 30। संवैधानिक उपचार का अधिकार जो कि अनुच्छेद 32 में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक प्रश्न आया था कि इनमें से कौन पादप कोशिका से संबंधित नहीं है, तो लाइसोसोम आपका राइट आंसर हो जाएगा, दिया था, ऑप्शंस भी था। इनमें कौन से इनमें से कौन संगीत से संबंधित नहीं है, जो कि ध्रुपद और ठुमरी, दो ऑप्शंस मुझे मिले हैं जो कि दोनों संगीत से ही संबंधित है दोस्तों। ठीक है, ये वाद्य ध्रुपद जो कि वाद्य यंत्र है, जबकि ठुमरी गाई जाती है। तो आप क्वेश्चन क्या था कमेंट करके बताइएगा। एक प्रश्न आया था कि किसान को हाल ही में कितने जो कि ड्रोन ऋण पर दिए गए हैं, तो 50% सब्सिडी के साथ दिया गया है, तो 50% आपका राइट आंसर होगा। भारत में सबसे अधिक रेप किस राज्य में होते हैं, दूसरे नंबर पूछा था, तो राजस्थान के बाद मध्य प्रदेश आपका हो जाएगा। पहले नंबर पे राजस्थान, दूसरे पे मध्य प्रदेश, तीसरे पे उत्तर, चौथे पे महाराष्ट्र और पाँचवें नंबर पे असम है, तो मध्य प्रदेश आपका राइट आंसर होगा। एक प्रश्न आया था कि इनमें से कौन ड्रोन से संबंधित योजना है, ऑप्शंस कमेंट करके आप लोग ज़रूर बताइएगा। अरावली पर्वत की ऊंचाई कितनी है, तो अरावली पर्वत की ऊंचाई 1722 मीटर या फिर 1723 मीटर आप इसको कह सकते हैं। कुछ बुक में 1722 दिखाता है, कुछ बुक में 1723 दिखाता है, तो आप कमेंट करके बताइएगा ऑप्शंस क्या थे, या तो 1722 रहा होगा या फिर 1723। अगर दोस्तों 1723 रहा होगा और 1722 दोनों रहे होंगे तो फिर 1722 ही आपका राइट आंसर होगा। अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी जो कि गुरु शिखर है, ठीक है, माउंट आबू में 5653 फुट जो कि 1723 मीटर ऊंची है। यह जो कि यहाँ पे बात करते हैं गुरु शिखर जो कि सबसे ऊंची चोटी है। यहीं पर शेर चोटी जो कि 1597 मीटर है। अचलगढ़ चोटी जो कि 1380 मीटर है। देलवाड़ा चोटी जो कि 1442 मीटर है। अबू चोटी जो कि 1295 मीटर है। इसकी चोटियाँ पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करती हैं। तो दोस्तों ये सभी चोटियाँ जो कि अरावली पर्वत की मैंने बता दी है। सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर है। तिमिर का पर्यायवाची शब्द क्या होगा, तो ये अंधकार, अंधेरा, जुल्मत इत्यादि जो कि तिमिर का पर्यायवाची शब्द हो जाएगा। उत्तरार्ध का विलोम शब्द क्या होगा, तो पूर्वार्ध हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, भारत के आर्मी जवान बॉर्डर पे क्या करते हैं, ऑप्शंस कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। टिहरी बांध किस राज्य में स्थित है, तो ये उत्तराखंड में स्थित है। बात करते हैं दोस्तों, तो टिहरी बांध टिहरी विकास परियोजना का एक प्राथमिक बांध है जो उत्तराखंड राज्य के टिहरी जिले में स्थित है। इसे स्वामी राम तीर्थ सागर बांध भी कहते हैं। यह बांध हिमालय की दो महत्वपूर्ण नदियों पर बना है, जिनमें से एक गंगा नदी प्रमुख सहयोगी नदी भागीरथी तथा दूसरी भीलांगना नदी है, जिनके संगर पर इसे बनाया गया है। तो दोस्तों देखते हैं, क्वेश्चन आया था कि ईशान किशन ने बांग्लादेश के खिलाफ कितनी गेंदों पर दोहरा शतक लगाया था, तो उन्होंने सबसे तेज जो कि 126 गेंदों पर दोहरा शतक लगाया था। उन्होंने कुल 227 रन बांग्लादेश के खिलाफ बनाए थे। और दोस्तों यहाँ पे इनसे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट बता देते हैं। उन्होंने क्रिस गेल के 138 गेंदों पर दोहरा शतक बनाने का रिकॉर्ड भी तोड़ा, यानी इससे पहले जो कि क्रिस गेल थे सबसे तेज दोहरा शतक लगाने वाले। वनडे क्रिकेट में पहली बार दोहरा शतक सचिन तेंदुलकर ने दक्षिणी अफ्रीका के खिलाफ लगाया था। वनडे क्रिकेट में सबसे अधिक एक पारी में जो रन बनाने वाले खिलाड़ी हैं रोहित शर्मा हैं, जिन्होंने श्रीलंका के खिलाफ 264 रन की पारी खेली थी। ठीक है, तो इस सब को याद रखिएगा। दिल्ली की जामा मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था, तो मुग़ल सम्राट शाहजहां ने करवाया था। बात करते हैं दोस्तों कि जामा मस्जिद भारत की सबसे बड़ी मस्जिदों में से एक मानी जाती है। इसे 1 लाख रुपए की लागत से 1644 और 1656 के बीच मुग़ल बादशाह शाहजहां ने बनवाया था। जामा मस्जिद को मस्जिद जहानुमा या फिर दुनिया की मस्जिद कमांडिंग व्यू के रूप में भी जाना जाता है। इसे सम्राट शाहजहां की प्रमुख मस्जिद के रूप में डिज़ाइन किया गया था। यह पुरानी दिल्ली के प्राचीन शहर में स्थित है।
ठीक है। एक प्रश्न आता है दोस्तों कि मणिपुर की झावेरी बहनों का संबंध किस लोक नृत्य से है? तो मणिपुरी नृत्य से आपका राइट आंसर हो जाएगा। मणिपुरी नृत्य से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट जान लीजिए, जैसे कि गुरु बिपिन को अक्सर मणिपुरी नृत्य का जनक माना जाता है। मुख्य रूप से मणिपुरी नृत्य से जुड़ी 3 शैलियाँ होती हैं। मंडल रसक भगवान कृष्ण आकर्षण का केंद्र होते हैं, जबकि वे गोपियों से घिरे होते हैं। ताई रसाक, जो कि यह मुख्य रूप से ताली बजाने के साथ किया जाता है। डंका रसक, जो कि नर्तकियों की स्थिति की मदद से एक ज्यामितीय पैटर्न बनाया जाता है और 2 डंकियों के साथ ड्रम बजाया जाता है। लाई हरोम्बा, हराओबा नृत्य का सबसे जो कि प्रारंभिक रूप है जिसकी उत्पत्ति मणिपुर में हुई थी। यह नृत्य रूप भगवान कृष्ण और राधा की प्रेम कहानियों पर आधारित है। लाई हरोबा मुख्य रूप से मणिपुर जो कि मैतेई समुदाय द्वारा मनाया जाता है। एक प्रश्न आया था कि शिप्र का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? तो शिप्र का पर्यायवाची शब्द हो जाएगा जल्दी, ठीक है, तुरंत, चंचल, तत्क्षण, घोड़ा, शीघ्र, त्वरित, जल्द, तेज, आंसू, तुरंत इत्यादि। ठीक है, इसमें जल्दी वाला थोड़ा ज़्यादा टाइप हो गया है दोस्तों, तो उसको स्किप कर लेना। आवर्त सारणी के आवर्त 5 में कितने तत्व हैं? तो 18 तत्व हैं। बताना चाहेंगे दोस्तों कि 4 और 5 आवर्त में प्रत्येक में जो कि 18 तत्व हैं। पहला आवर्त केवल 2 तत्वों से युक्त सबसे छोटा आवर्त माना जाता है। दूसरा और तीसरा आवर्त छोटे आवर्त होते हैं। प्रत्येक छोटे आवर्त में 8 तत्व होते हैं। छठवां आवर्त सबसे बड़ा और उसमें 32 तत्व हैं, जो कि 7वां आवर्त एक अधूरा आवर्त माना जाता है। एक प्रश्न आया था कि एसबीआई कौन से एक्ट से बना था? तो पार्लियामेंट्री एक्ट के तहत बनाया गया था। बात करते हैं आज़ाद भारत में साल 1955 में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी आरबीआई ने इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया को पार्लियामेंट्री एक्ट के तहत अधिग्रहित कर लिया। ठीक है, ऐसा करने के लिए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एक एक्ट 1955 लाया गया था। 30 अप्रैल 1955 को बड़ा बदलाव किया गया। इंपीरियल बैंक का नाम बदलकर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया कर दिया गया था। ठीक है, एक प्रश्न आया था दोस्तों कि जनगणना 2011 के अनुसार तीसरा सबसे कम साक्षरता दर वाला राज्य पूछा था, तो आपका राजस्थान हो जाएगा, जिसकी साक्षरता दर थी 66.11%। वहीं बात करते हैं दोस्तों निचले क्रम में 5 सबसे कम जनसंख्या साक्षरता वाला राज्य। ठीक है, तो सबसे कम साक्षरता वाला दर वाला जो राज्य है, निचले से सबसे कम साक्षरता दर वाला है बिहार, दूसरे नंबर पे अरुणाचल प्रदेश, तीसरे नंबर पे राजस्थान, चौथे पे झारखंड और 5वें पर आंध्र प्रदेश है। सबसे अधिक साक्षरता दर यानी ऊपर से जो कि सबसे ज़्यादा केरल की है, फिर लक्षद्वीप, मिजोरम, गोवा और त्रिपुरा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पोस्को एक्ट कब लागू हुआ था? तो ये 2012 में लागू हुआ था। पोक्सो एक्ट कब लागू हुआ था? तो पोक्सो एक्ट 2012 में लागू हुआ था। यौन शोषण से बच्चों की सुरक्षा का अधिकार अधिनियम 2012, जिसे पोस्को एक्ट 2012 भी कहा जाता है, यह अधिनियम 9 नवंबर 2012 को राजपत्र में प्रकाशित हुआ तथा 14 नवंबर 2012 को बाल दिवस के दिन पूरे भारत में इसे लागू कर दिया गया था। ठीक है, एक प्रश्न आया था दोस्तों कि दिल्ली में एमसीडी का चुनाव कितने सीटों पर हुआ था? तो कुल 250 सीटों पर एमसीडी का चुनाव हुआ था। एक प्रश्न और आया था कि दिल्ली में शराब पीने की उम्र को घटाकर कितना वर्ष किया गया है? तो 25 वर्ष से घटाकर 21 साल कर दिया गया है। ठीक है, एक प्रश्न आया था दोस्तों कि 2023 में शिक्षा के लिए कितना बजट पेश हुआ था? तो आम बजट 2023-24 में शिक्षा के लिए जो है दोस्तों, जो कि 1,12,899 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। ठीक है, बता दें कि पिछले साल के बजट जो 2022 में शिक्षा के लिए कुल जो था 1,04,278 करोड़ रुपए आवंटित किए गए थे, यानी 8,000 करोड़ से ज़्यादा इसमें इजाफा किया गया है शिक्षा में। ठीक है, तो बाकी अगर प्रतिशत पूछा गया था तो कमेंट करके बताइएगा।
एक प्रश्न आता है दोस्तों कि भारत सरकार में कौन सी जाति सबसे गरीब मानी जाती है? तो एसटी कैटेगरी को फिलहाल सबसे गरीब माना जाता है। उपेक्षा का विलोम शब्द पूछा था तो अपेक्षा आपका राइट आंसर हो जाएगा। बाकी दोस्तों यही सब क्वेश्चंस मुझे थर्ड शिफ्ट के केवल मिल पाए हैं। बाकी क्वेश्चंस अगर आपको याद है, किसी भी क्वेश्चंस में डाउट है, डायरेक्टली आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए। चलिए चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।